নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। আমরা এই মুহূর্তে ৭ নম্বর রেসকোর্স রোডে, অর্থাৎ এই মুহূর্তে যার নাম হয়েছে লোককল্যাণ মার্গ, অর্থাৎ দেশের প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে। আমার সঙ্গে আমার দুই সহকর্মী রুমনা এবং রোহিত আছেন। আমরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবো। জাতীয় বিষয় তো থাকবেই, তার সঙ্গে একেবারে পশ্চিমবঙ্গের জন্য যে বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আমাদের সামনে দেখা দিয়েছে, যেমন দুর্নীতি, যেমন পশ্চিমবঙ্গের ইন্ডাস্ট্রির অবস্থা, এবং অবশ্যই থাকবে যে এই সাইক্লোনে কেন্দ্র সরকারের তরফ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে কী ধরনের ব্যবস্থাপনা রাখা হয়েছে, অর্থাৎ যাদের ক্ষতি হলো রাজ্য এবং কেন্দ্র একই সঙ্গে তাদের পাশে দাঁড়াবে কিনা, এই নানা রকম প্রশ্ন। আমরা এবার অনুষ্ঠান শুরু করব রুমনাকে দিয়ে। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। नमस्कार मैं जी। रुमाना इसार खान और मेरे साथ एबीपी नेटवर्क के हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी रोहित सिंह सावल जी, सुमन डे जी, आपका बहुत स्वागत करते हैं एबीपी नेटवर्क में। एबीपी नेटवर्क के सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम, मेरी शुभकामनाएं। और मुझे खुशी है कि अब चुनाव के आखिरी चरण के पहले मुझे आप लोगों को मिलने का अवसर मिला है। वैसे आप लोगों को मुझे बहुत जल्दी समय निकाल के मिलना चाहिए था, लेकिन व्यस्तता इतनी रही कि मैं हर किसी को न्याय नहीं दे पाया। लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है कि आज मैं आप सबसे मिल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला हम लोगों के लिए। शुरुआत मुझे लगता है हमें करना चाहिए कि राष्ट्र निर्माण का ध्येय लेकर जो आप चले 2014 में, जिसमें काले धन के खिलाफ एसआईटी से शुरुआत हुई, उसके बाद हमने नोटबंदी, जीएसटी देखा, सेकेंड टर्म में अनुच्छेद 370 का खात्मा, 3 तलाक जैसी कुरीति का खात्मा। अब 2047 विकसित भारत हमें बनाना है, और उसके लिए जो पहला पड़ाव जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं कि मोदी 3.0 में हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, तो उसका रोड मैप सर क्या है, और इससे एक आम जन जो है देश का, उसके जीवन में क्या बदलाव आएगा? यानी मैं पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने ऐसे गंभीर मुद्दे पर बातचीत की शुरुआत की है। ऐसा हमें अवसर बहुत कम मिलता है इन ऐसे विषय पर बात करने का, तो मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों से बात करना। हम 3 पर जाने से पहले 5 पे जाएं। देश की इकोनॉमी जब 11 पर थी, उस पर से हम 5 पर आए। 11 से 5 अपने आप में बहुत बड़ा जंप होता है, और उसके कारण देश में क्या हुआ, जैसे पहले कितने किलोमीटर रोड बन पाता था, अब कितना बन पाता है। पहले गरीबों के घर कितने बनते थे, अब कितने बन पाए हैं। पहले गरीबों को कितना अनाज मिलता था, आज कितने गरीबों को कितने में अनाज मिलता है। पहले गरीबों को हेल्थ के लिए क्या सुविधा मिलती थी, आज कितनी मिलती है। पहले कितने मेडिकल कॉलेज थे, आज कितने मेडिकल कॉलेज हैं। पहले एक दिन में कितने कॉलेज बनती होगी, आज एक दिन में कितनी कॉलेज बनती। यानी ऐसे किसी भी पैरामीटर से देखिए। परिवार का भी आपने स्वभाव देख लिया होगा कि अगर परिवार में एक व्यक्ति कमाता है तो उस आय को कैसे उपयोग करना, फैमिली अपना बजट बनाता है। लेकिन 2 कमाना शुरू कर दें तो उसी तारीख से उनके बजट का रूप बदल जाता है। फिर लगता है यार ऐसा करो कि अच्छा टीवी ले आएंगे, चलो भी घर में अब अच्छा करें, अच्छा बच्चों के लिए अच्छा कपड़े ले, क्यों, आपके पास पैसा आया। तो जब इकोनॉमी का कद बढ़ता है तो आपके पास विपुलता होती है, आप प्रायोरिटी तय करते हैं, आप उनको अच्छी तरह बांट सकते हैं। इकोनॉमी 11 से 5 जाती है तो कद बढ़ता है, 5 से 3 जाती है तो एकदम से आपकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। फिर दुनिया में पहली 3 इकोनॉमी में नाम होता है तो विश्व आपकी तरफ देखने का नज़रिया बदल जाता है, इन्वेस्टर का बदल जाता है। फाइनेंस करने वाले लोग होते हैं, वो भी बहुत ही लिबरल वे में फाइनेंस करते हैं, तो आपके बोझ कम होता जाता है। अब मान लीजिए आज मुझे याद है मैं गुजरात में था, तो गुजरात की तो एक स्थिति अलग थी, तो वो उदाहरण सारे देश में काम नहीं आ सकते। लेकिन उच्छल नीजर करके एक बहुत दूर का एरिया, अब मैं तो कभी मेरी जवानी ट्राइबल की सेवा में गई हुई है तो मैं परिचित था। वहाँ से एक बार डेलीगेशन मिलने आया, बोले हमारे यहाँ रोड का कुछ कीजिए ना। मैंने क्या बात करते हो, हाँ ये बिल्कुल महाराष्ट्र से नवापुरा से सटा हुआ है।
मैंने कहा क्या बात करते हो यार, मैं तुम्हारे यहाँ स्कूटर पे आया हूँ, रोड तो है तेरे यहाँ। नहीं नहीं बोले साहब रोड तो है, हमें पेवर रोड चाहिए। मैंने कहा क्या बात करते हो, तो पेवर रोड चाहिए? नहीं बोले पेवर रोड चाहिए। कहने का मतलब कि एक जमाना था, लोग क्या मांग करते थे पॉलिटिशियन से, मेमोरेंडम देते थे, एमएलए क्या, कि भाई जब अकाल होगा, अकाल में जो लोगों के राहत के काम चलेंगे तो हमारे यहाँ जरा मिट्टी डलवा देगा था गांव के लोग। आज वो सिंगल पट्टी है तो डबल मांगते हैं, डबल है तो पेवर रोड मांगते हैं। मतलब हमें इस एस्पिरेशंस को अगर पूरा करना है तो ये बहुत काम आएगा। और रोड मैप का जहाँ तक सवाल है, 5 से 3 ये रोड मैप के बजाय देखना चाहिए 11 से 5 आने का रोड मैप 3 में कितना बढ़ेगा। 11 से 5 आना हम आ गए, 5 से 3 सबसे चैलेंजिंग होता है। यानी आपको एक स्टेज के बाद बड़ा चैलेंजिंग बनता है, बहुत चैलेंजिंग बनता है। और मेरा पक्का विश्वास है कि 10 साल में जो हमने इनिशिएटिव लिए हैं, जो ग्राउंड पर काम किया है और सरकार में एक जो विश्वास बना है, एक अपने आप में बड़ी ताकत होता है। जैसे आज चुनाव चल रहे हैं, मैं गुजरात में, मुझे मालूम है 2002 में मेरी ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह मेरे खिलाफ थी, क्योंकि उनको लगता ही नहीं था कि मैं जीत सकता हूँ। लेकिन साथ में 70-80% को लगता था नहीं यार ये तो वापस आएंगे, उनका काम करने का तरीका, तो वो छुट्टी पे नहीं गए, ड्यूरिंग इलेक्शन भी काम किया। वरना जैसे आचार संहिता आई जाती है तो उनका वैकेशन शुरू हो जाता है पूरी सिस्टम का। मैं इस बार देख रहा हूँ मेरी पूरी सिस्टम काम कर रही है, कोई छुट्टियों पर नहीं गया, मैंने सबको बहुत बड़ा टास्क दिया हुआ है और वो ऐसे ही काम कर रहे हैं जैसे मैंने आज सरकार बनाई हो। इसका मतलब हुआ कि मेरी टीम बहुत ही उत्साह और उमंग से भरी हुई है, तो बहुत तेजी से मैं काम कर पाऊंगा। जी प्रधानमंत्री जी, चुनावों में हम इस वक्त एक बड़ा सवाल, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी कार्रवाई देश भर में हो रही है, हर कोई उसका समर्थन कर रहा है। अभी आपने बिहार के बक्सर में एक रैली में बात कही कि तेजस्वी यादव अपनी जमानत का जुगाड़ कर लें। अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, इसके अलावा हम हेमंत सोरेन की बात करते हैं, ऐसे कई नाम हैं। आप इन पर कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि एक साजिश है विपक्ष को साफ करने की। क्या कहेंगे इस पर आप? इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, एनी आइडियोलॉजी, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही, लेकिन हमारे देश में हम क्या सुनते थे पिछले 20 साल के, साहब कुछ भी हो ये छोटे छोटे बेचारों को छोटी मछलियां फंसा देते, छोटी मछलियां, मगरमच्छ तो छूट जाते हैं। अब मैं हैरान हूँ जी, मेरे देश में पूछा जा रहा है कि आप मगरमच्छ को हाथ क्यों लगाते हो। इस देश 30 साल से ये पूछ रहा था कि मछलियों को पकड़ रहे हो, मगरमच्छ क्यों हाथ नहीं लगाते हो। तो एक्चुअली तो अगर ईडी या सीबीआई ये काम करता है तो उनका सार्वजनिक सम्मान होना चाहिए। अगर आपके गांव में भी 5 साल पुराना कोई केस सॉल्व नहीं होता, लेकिन कोई एक अफसर आकर कर देता है तो पूरा गांव उसको सम्मानित करता है। क्यों? कि भाई उसने सही काम किया। और दूसरा, इसमें कागजी में हो सकता है आप कोर्ट में विदा विवाद करोगे, कैमरा के सामने नोटों के पहाड़ दिख रहे हैं भाई, इसको मना कैसे कर सकते हो। 2004 से 2014 तक 34 लाख रुपया यानी स्कूल बैग में आ जाए 34 लाख रुपीज ईडी ने जब्त किए थे। ठीक है। 2014 से 24 2200 करोड़ रुपया, 2200 करोड़ रुपया, 70 टेम्पो लगेंगे उठा के ले जाने में। अब ये देश देख रहा है, आप गाली फिर नहीं दे सकते जी, आप किसी भी हालत में गाली नहीं दे सकते हो कि गलत हुआ है। अब ये बड़े बड़े लोग अंदर है, कौन होगा कौन नहीं होगा न मुझे पता है, न मेरी सिस्टम को पता है। कागजों को पता होगा, फाइलों को पता होगा कि कौन कहाँ है, लेकिन मुझे पता हो या ना हो, जिसने पाप किया उसको पता है कि उसका नंबर लगने वाला है। मुझे पता नहीं किसका लगेगा, लेकिन जिसको जाना है उसको तो पता ही है उसका नंबर लगेगा, कि उसने पाप किया उसको मालूम है। जी
मोदी जी, आप फ्लैशबैक पे लेकर गए तो मुझे याद आया 2014 के 22 अप्रैल पहली बार, तब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो हम मिले। तब एकदम करेंटली चिट फंड स्कैम, शारदा घोटाला सामने आया था। तो मैं सरप्राइज्ड हो गया। मैंने जब आपसे सवाल पूछा, सब डिटेल्स आपको मालूम था और आपने कहा था कि कठोर कदम उठाना चाहिए क्योंकि कानून पे लोगों का जो भरोसा है वो बरकरार रहना चाहिए। चिट फंड का मसला है ना, बहुत गरीब लोगों का पैसा गया है, इतने छोटे छोटे लोगों का पैसा गया है। अब वो उसमें से कुछ लोगों ने तो आत्महत्या करने तक गया था। ऐसी स्थिति में लोगों को भरोसा है, ऐसे कदम तो उठाने ही चाहिए। यहाँ दो डेवलपमेंट हुआ है। एक है ये 2024, 10 सालों में बहुत सारे स्कैम पश्चिम बंगाल के भी हुए हैं जहाँ अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, फाइनल चार्जशीट नहीं आया है, चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है। और 27 मार्च को बंगाल के एक रैली से आपने बहुत अहम एक बात कहा कि 3000 करोड़ रुपया जो ईडी ने बंगाल से जब्त किया है, उनको गरीबों, जिन लोगों को लूट कर ये पैसा बनाया गया है, उन्हें वापस करना है आपको। आप कानूनी सलाह दे रहे हैं, उसके बारे में कुछ डेवलपमेंट? ये बहुत ही अहमपूर्ण विषय है और मैं तो चाहता हूँ कि आपके यहाँ भी जिस लीगल पैनल को बुला करके चर्चाएं करनी चाहिए। मुद्दा ऐसा है और मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोग करेंगे, भले 4 तारीख के बाद करें लेकिन करेंगे। क्योंकि होता क्या है जी, इस सरकार का आप खजाना भरने के लिए पैसे तो है नहीं जी। यानी कोई व्यक्ति घर लूट कर के ले जाए और सरकार लूट कर ले जाए, उस इंसान को क्या फर्क पड़ता है? उसका तो गया ना, उसको तो फर्क तब पड़ेगा जब उसको वापस आए। तो मेरी सोच है उसको वापस जाना चाहिए। वापस कैसे जाए? एक पैसा जिसने दिया है और जिसको दिया है उसका कोई ट्रेल प्रूफ पक्का होना चाहिए। मनी ट्रेल, हाँ, मनी ट्रैक होना चाहिए। कोई न कोई एविडेंस हमारे पास उपलब्ध हो, क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते किसी के पैसे में वो कोई और लूट जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। और ये संभव मुझे लगता है। अब जैसे बिहार है, नौकरी के बदले जमीन का कांड हुआ, तो जमीन किसकी थी वो पता है, एकदम। अब जमीन किसकी है वो पता है, एकदम। और उसी परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी मिला है वो भी पता है। तो फिट होता है बिल्कुल, और डेट बैठती है कि इस तारीख को नौकरी मिली और इस तारीख को जमीन दी। तो अब मैंने अफसर को मैंने ढूंढो क्या हम जमीन उनको वापस दे सकते हैं क्या, उस पर देखा। उसी प्रकार से आपके बंगाल में रेट कार्ड है कि टीचर बनना है तो ऑफिशियल रेट कार्ड है जी, चार्जशीट में भी है। और उस पैसों का भी कैटेगरी ए को इतना जाएगा, कैटेगरी 2 को इतना जाएगा, कैटेगरी 3 को जाएगा, ऐसा एक पूरा बड़ा साइंटिफिक बना हुआ है जी। अब इससे पता चलता है कि तो मैंने मेरी पार्टी को कहा कि एक लीगल एडवाइजर टीम बनाओ, को जेन्युइनली जिसके पास सर्टिफिकेट है, योग्यता है, जिसको नौकरी मिली है वो अलग निकालो, और जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन पा लिया है उसको अलग करो। फिर सरकार अपनी सिस्टम से दे दो। तो 3000 करोड़ रुपया सरकार ने जब्त किया हुआ, और प्रॉपर्टी के हिसाब से दे तो मैं 1.25 लाख करोड़ रुपए के अटैचमेंट है, 2200 करोड़ तो कैश, 1.25 लाख करोड़ का हमने। अब जैसे केरल में वहाँ कोऑपरेटिव बैंक चलती है, ज़्यादातर कोऑपरेटिव बैंक ये लेफ्ट वाले चलाते हैं। सभी कोऑपरेटिव बैंक का बहुत बड़ा स्कैम है ये। मिडिल क्लास लोगों ने बड़ी मेहनत के जमा किया हुआ पैसा है, तो पता है पैसा किसका था, बैंक डूब रही है। तो मैंने कहा भाई ये इनकी प्रॉपर्टी अटैच करो, उनकी प्रॉपर्टी अटैच की है। अब मैंने कहा उसमें से जिनका पैसा है कितना परसेंटेज दे सकते हैं, देखो सबको समान रूप से बांट कर दे देंगे, वो प्रक्रिया चल रही है। दूसरा, पिछले दिनों अलग अलग जो मुझे मिला उसमें से अब तक 17,000 करोड़ रुपया, 17,000 करोड़ रुपये हम ऑलरेडी दे चुके हैं अब तक। तो ये जनता का पैसा है, ये जनता को मिलना चाहिए और ये पॉसिबल है। हाँ, ये मैं बताऊँ। दूसरा एक जो काम हो रहा है, हमने जो अंग्रेजों के ज़माने से हमारा पेनल कोड आईपीसी था, वो हमने न्याय संहिता में परिवर्तित किया है। उस न्याय संहिता की जो सुविधाएं हैं उसमें एक है कि ऐसी जो प्रॉपर्टी जब्त करते हैं उसको
वापस। जजमेंट आने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं, आप उसका वापस कर निकाला कर सकते हैं, उसको चीज़ें बनेंगी, जी, जी। उसका रूल्स एंड बनेंगे, 1 जुलाई से वो लागू होगा। आप ये जो बात कह रहे हैं मतलब बिल्कुल इनोवेटिव सा आइडिया, और मुझे लगता है ये कहने के बाद हो सकता है जब ये इंटरव्यू चले उसके बाद मैं ट्रोल भी हूँ, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम है दुनिया को दिखाने वाला, ये वाकई में मोदी का मास्टर स्ट्रोक बनेगा। एक मैं देखता हूँ जी। कि शायद आपके सवाल का मैं एक और पहलू बताना चाहूँगा, मुझे ऐसे विचार है। जी 2014, 19, 24, 29 है 24, 29, 14 से 19 अफसर भी हेजिटेंट से दे न दे, बताएं न बताएं, ओनरशिप कौन लेगा, हम मर जाएंगे, हम क्यों दुश्मनी करें वगैरह वगैरह। 19 से 24 उनको विश्वास हुआ कि भाई ये तो कोई पॉलिटिकल भाषणबाजी नहीं, एक आदमी है, कमिटेड है। जी फिर दूसरा मेरा जीवन भी देखा उन्होंने, तो उनको लगा कि यार ये कोई गपबाजी नहीं है, पॉलिटिशियन से कुछ अलग है, ये विश्वास पैदा हुआ। तो 19 से 24 में मुझे सिस्टम का सपोर्ट मिला। मैं देख रहा हूँ कि अब जो मैं 10 साल की मेरी तपस्या लड़ाई है, जी 24 से 29 शायद ये लड़ाई अब जनता उठा लेगी और जनता मुझे भरपूर इन्फॉर्मेशन देगी, मेरा सहयोग करेगी कि साहब देखिए उस दफ्तर में फलाने ने मेरे से ये मांगा था, उसने मेरे से मांगा था, क्योंकि उसको विश्वास बन गया है कोई रक्षक है, तो वो मुझे बताएंगे। तो एक प्रकार से अभी मास मूवमेंट बनेगी। 24 to 29 फिर कोई गाली गलौज नहीं करेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी मांगेगा कि ठहरो भाई मैं आपकी फ़ोटो निकाल दूँ, जैसे मैंने अभी एक सुझाव दिया जी कि भी आप ट्रेन में टिकट चेकर टिकट बिना टिकट लोगों को पकड़ता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो बार बार पकड़े जाएंगे, तो जो 10 बार से ज़्यादा बार बिना टिकट पकड़ा जाए उसकी फ़ोटो वहाँ प्लेटफॉर्म पर लगा कि ये सज्जन इस तारीख को पकड़े गए, इस तारीख को पकड़े गए। मैंने कहा देश देखेगा क्या? तो वो बगल में बैठा हुआ, अच्छा ये बिना टिकट वाला आया है, वही चेकर को बुलाएगा, यार वो आ गया है। हैबिचुअल ऑफेंडर। बिल्कुल ये होने वाला है जी, मैं ये देख रहा हूँ जी। और उसमें अगर मीडिया मेरी मदद करे तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो, क्रांति आ जाएगी। सही बात है सर। सवाल मेरा ये है कि आपने इतने चुनाव लड़े, अब 4 जून बिल्कुल नतीजों का दिन सामने ही है। अच्छा, हम लोगों का रिजल्ट आता था स्कूल में जब पढ़ते थे तो साहब बड़ी नर्वसनेस होती थी। अच्छा, अभी भी नौकरी में हैं हम सभी, जिस दिन पता होता है कि आज चिट्ठी बंटने वाली है अप्रेजल की, उस दिन भी सुबह से धुकधुकी सी होती है। आप तो खुद ही बताते हैं कैसे नर्वस नहीं होना है, लेकिन मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि रिजल्ट वाले दिन आपका क्या मतलब शैली रहती है, दिनचर्या रहती है सुबह में? जी जी। मैं वैसे कोई मैं नहीं मानता हूँ लोगों का इंटरेस्ट हो गया, लेकिन मैं बताता हूँ। एक मैं पता नहीं क्यों मैं एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहता हूँ उस दिन, उन चीज़ों से दूर रहने के लिए। नंबर्स वगैरह नहीं देख रहे होते हैं टेलीविजन इसलिए पे? मैं कहता हूँ कि मैं एक तो मेरा जो उस दिन का मेरा जो रेगुलर मेरा ध्यान वगैरह होता है उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा बढ़ाता हूँ मैं। दूसरा, उस दिन मेरे कमरे में किसी को एंट्री नहीं होती है। उस दिन किसी को मुझे फ़ोन देने के, चुनाव के समय किसी और काम की बात है तो अलग बात है, अलाउ नहीं होता है। अब घटना बताता हूँ मैं 2002 की। मैं 2001 में मुख्यमंत्री बना, 2002 में चुनाव था और लिंग 2 यहाँ इलेक्शन कमीशन थे, वो भी मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, भांति भांति की मुसीबतें मेरे लिए खड़ी की थी। तो लोग मानते थे साहब आपके लिए जीतना मुश्किल है, पर क्या जो होगा सो होगा। मैं अपने कमरे में था, मैंने ना क्योंकि मुख्यमंत्री था तो मेरे पास रहने के लिए जगह थी, तो मैंने फ़ोन उठाया नहीं। अब कोई 1-1:30 बजा होगा, मेरे घर के बाहर ही ढोल बजने लगे। तो फिर मैंने नीचे से जिसको बुलाया तो वो बेचारा चिट्ठी लेके आया कि साहब सब पार्टी के वर्कर बाहर आए हैं और आपको बधाई देना चाहते हैं। तो फिर मैंने 1-1:30 बजे पहली बार जाना कि क्या रिजल्ट आया है। तब तक मैंने नीचे, तब तक 2/3 मेजोरिटी करीब क्लियर हो चुकी थी। तो फिर मैंने नीचे कहा कि ऐसा करो भाई, एक अच्छी माला मंगवा लो और मिठाई मंगवाओ। तो मैं पहले केशव भाई पटेल के घर जाऊँगा।
जी। मैं उनको माला पहनाऊंगा, उनको मुंह मीठा करूंगा, उसके बाद मैं चुनाव की। तो मैं उस दिन के सुबह के घर गया 1:30-2 बजे, उनको माला पहनाई, उनको मिठाई खिलाई, तब जाकर के मैंने उसका सेलिब्रेशन किया। तब तक मैंने नहीं किया। अभी भी मैं एग्जिट पोल आता है तो उस दिन भी मैं अपने आप को दूर रखता हूँ। जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन भी करीब करीब एकदम से क्लियर हो जाओ करीब 1:30-2 बजे तक, तो मैं ज़्यादा उसमें अपने आप को उलझाता नहीं। तो मैं एक प्रकार से विरक्त भाव से अपना समय मेरे भीतर खोया हुआ मैं बिताता हूँ। यानी आप नतीजों का इंतजार करते हैं, रुझानों पर ध्यान नहीं देते। मैं न रुझान पे ध्यान देता हूँ, न नतीजों पे ध्यान देता हूँ। मैं एक मिशन के लिए मरने वाला इंसान हूँ। तो 30 तारीख शाम तक मेरा काम है, मैं करता रहूँगा। मेरी पार्टी ने मुझे कहा है, उसके बाद मेरा कुछ नहीं होता है जी। तो हो गया, मैंने काम कर लिया। माँ फलेषु कदाचन, गीता में जैसे बोले। प्रधानमंत्री जी, आजकल आपको तानाशाह कहा जा रहा है। मौत के सौदागर से ये शब्दावली की शुरुआत हुई। इस डिक्शनरी को अगर देखूं, मैं इसे पॉलिटिकल डिक्शनरी कहूंगा, इसमें सैकड़ों शब्द जुड़ते गए, मुझे ठीक से याद है। लेकिन नरेंद्र मोदी इसको किस तरह से देखते हैं? इग्नोर करते हैं, तकलीफ होती है, क्या कहेंगे इस पर? मुझे लगता है ये जो तानाशाह बिरादरी होगी ना, वो सबसे ज़्यादा दुखी होती होगी। उनको लगता है कि तानाशाह का इतना डिवेल्यूशन हो गया है, इतना अपमान हो रहा है, इतना डिग्रेडेशन हो गया। ऐसा कैसा तानाशाह जो तानाशाह की गालियाँ सुनता है फिर भी कुछ बोलता नहीं है। तो जो एक्चुअल तानाशाह हो गया ना, उनको लगता है हमारा मार्केट डाउन हो रहा है जी। तो मुझे ऐसा लगता है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ और ये मैं मानता हूँ, मैं ये कोई मेरे पॉलिटिकल वर्जन नहीं है, ये नामदार है, हम कामदार हैं। और इसलिए हमारे नसीब में गाली गलौज अपमान लिखा हुआ है जी। और ये बात मैं कोई राजनीति मानने के बाद कह रहा हूँ, ऐसा नहीं। मैं बचपन से इसी जिंदगी गुजर करके आया हूँ जी। सामान्य जीवन में भी हमने अपमान बहुत सहन किए हैं बचपन में, क्योंकि हम ऐसी जिंदगी से मैं निकला हूँ कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है हम मान के चलते भाई, हम सहन कर लेंगे जी। ये हम उसी से पले बड़े हैं। तो इसके कारण एक प्रकार से मन हमारा, कोई हमारी तारीफ करे तो उस दिन आश्चर्य होता है, अरे यार कुछ सचमुच में गाली दे तो मुझे आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि बचपन से यही सुना है कि बड़े लोग जो होते हैं, जो नामदार होते हैं, तो हम लोगों को ऐसा ही करते हैं जी। मैं कप प्लेट धोता था जी, तो कभी किसी के मैंने ऐसा, जो मेरे छोटी सी दुकान में चाय पीने वाला, वो कप प्लेट वो भी डांट देता था मुझे, कैसा कैसा है वैसा क्या है। चाय भी अगर ठंडी हो तो भी थप्पड़ मार देता था कि ऐसी ठंडी चाय क्या लायक है। उस समय तो शायद 1 रुपया भी कीमत नहीं थी चाय की। तो बचपन में हम सह करके आए हैं जी। तो ये चीज़ें हमें ज़्यादा शिकायत ही नहीं है, परमात्मा ने शायद यही व्यवस्था मेरे लिए लिखी हुई है। प्रधानमंत्री जी, आप और आपके पार्टी एकदम शुरू से ओबीसी के अंदर मुसलमानों को आरक्षण देने के मामले में आपका स्टैंड बड़ा साफ है कि आप इसका खिलाफ हैं, और सारे इस चुनावी दौर में भी रैलीज़ में आपने इसका जिक्र किया है। इसी समय में कोलकाता हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण वर्डिक्ट आया कोलकाता हाई कोर्ट में कि 2010 साल के बाद जितने भी बंगाल में ओबीसी सर्टिफिकेट इश्यूज़ किया गया, सबको खारिज कर दिया गया। उसी दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रिएक्शन आया कि ये वर्डिक्ट बीजेपी का वर्डिक्ट है और हम इसे नहीं मानेंगे। तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, व्हाट्स योर रिएक्शन ऑन दिस? देखिए, इसके अलग अलग पहलू हैं। एक तो इस प्रकार की बयानबाजी, ये अदालत का अपमान है। आप ऊपरी अदालत में जाइए, लड़ाई लड़ो भाई। लेकिन इस प्रकार से कहना, कोर्ट को कहना है कि बीजेपी, मतलब आप अदालत को इस प्रकार से अपमानित करें, तो ये सुप्रीम कोर्ट का काम है कि इसको गंभीरता से ले और जो भी आवश्यक है वो कार्यवाही करे कि कोई व्यक्ति अदालत को इस प्रकार से क्यों अपमानित करे। ये तो अनुचित है। जजमेंट के संबंध में उसका ओपिनियन हो सकता है, तो ऊपर की अदालत में चले जाए जहाँ तक कोर्ट का मामला है। दूसरा है, आपने जो कहा उसका एक पहलू, ये गलती हो रही है। मैंने कभी ये नहीं कहा है
मेरा क्या कहना है, मैं ये कहता हूँ कि भारत की संविधान सभा ने जी जब संविधान बना महीनों तक इन मुद्दों पर डिबेट किए हैं और सहमति से विचार बना कि भारत में हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं। तो मेरा कहना ये है कि भाई हमें संविधान की भावना का सम्मान करना चाहिए, संविधान में जो लिखा गया है उसका सम्मान करना चाहिए। और बाबा साहब आम्बेडकर हो, डॉक्टर राजेंद्र बाबू हो, चाहे पंडित नेहरू हो, इन लोगों ने सबने कहा है कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। आज ये धर्म के आधार पर आरक्षण करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ ये संविधान का अपमान है, ये संविधान को ख़त्म करने के उनके तौर तरीके हैं। और इसलिए हम चाहते हैं कि भाई योग्यता के आधार पर, अब जैसे मैंने पार्लियामेंट में किसी भी प्रकार के तनाव, हर देश में आरक्षण के मुद्दे पर हर बार लड़ाई हुई है, एकदम जी हर बार समाज में बिखरा हुआ है। मैं अकेला व्यक्ति हूँ जिसने आरक्षण का निर्णय भी किया और समाज को जोड़ा। कब? मैंने जो लोग इस कैटेगरी में नहीं आते, SC ST OBC में, ऐसा जो समुदाय है जी जिसको आप कहे बनिया, ब्राह्मण, उच्च वर्ण जिसको कहा जाता था, जो सामान्य वर्ग के लोग जिसको कहें, उनमेन भी गरीबी तो है। बिल्कुल आरक्षण उनको भी मिले तो शायद उनकी जिंदगी बन जाए। तो मैंने सोचा कि 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के गरीबों को देना। तो सामान्य वर्ग के गरीबों का मैंने 10% आरक्षण किया है। आर्थिक स्थिति को मद्देनजर उस सामान्य वर्ग में हाँ जो अन्य बेनिफिट नहीं लेते हैं, SC ST OBC, उसके बाहर का, उसमें मुसलमान भी है, कोई भी हो सकता है। उसमें मुसलमान भी है, जी उसमें हिंदू भी है, इसमें ईसाई भी है, इसमें जैन भी है, इसमें बौद्ध भी है, पारसी भी है। कोई तनाव नहीं हुआ इस देश में। क्यों? मैंने धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं किया था, मैंने सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए आरक्षण किया। उसकी एक आर्थिक स्थिति की समय मर्यादा तय की और इस देश ने बहुत ही प्यार से स्वीकार किया। इवन दलित समाज ने भी स्वीकार किया, आदिवासी समाज स्वीकार किया, OBC समाज ने स्वीकार किया और सामान्य समाज ने भी स्वीकार किया। तो सोशल हार्मनी भी बनी रही और जिसके साथ जिसका हैंड होल्डिंग की जरूरत थी वो भी हुआ। तो मैं धर्म के आधार पर आरक्षण, हम एक बार धर्म के आधार पर देश को बांट चुके हैं, अभी भी हम धर्म के आधार पर निर्णय करते जाएंगे तो देश का क्या होगा? हम ये तनाव क्यों पैदा करते हैं? जस्ट आपकी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। और इन्होंने सबसे बड़ा काम किया, वो धोखा किया OBC समाज के साथ। TMC ने क्या किया? 77 कम्युनिटीज को रातों रात OBC बना दिया। कोई प्रक्रिया की बिना, बिना सर्वे किए। हाँ, कोई प्रक्रिया नहीं की उसके लिए। बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला लिया उन्होंने। एस्टैब्लिश नॉर्म्स हैं। उन्होंने 77 कम्युनिटीज को OBC बना दिया। अब OBC का इतना, मान लीजिए इतना एक केक है आपका जी, अब नए 77 कम्युनिटी आई तो केक का आधे जो उधर, तो उन लोगों के साथ आपने अन्याय किया। क्यों? क्योंकि आपकी वोट बैंक होती। कर्नाटका में क्या किया? इन्होंने रातों रात सभी मुसलमानों को OBC घोषित कर दिया। मतलब जो OBC के लिए आरक्षण का बल था उसका बड़ा हिस्सा रातों रात आपने लूट लिया। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो संविधान प्रेरित बातें हुई थी, जो संसद में चर्चा करके तय हुई थी, अब बैकडोर एंट्री से जिसको मिला है उसे लूट रहे हो और जो लेने के हकदार है नहीं उसकी कोई जांच पड़ताल किए बिना भारती चले जा रहा हो। हमारा विरोध मुसलमान से नहीं है, हमारा विरोध ईसाई से नहीं है, हमारा विरोध पारसी से नहीं है, हमारा विरोध जैन से नहीं है, हमारा विरोध बौद्ध से नहीं है, हमारा विरोध सिख से नहीं है। हमें कहना है कि भारत का संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए और हमें लेटर एंड स्पिरिट में अब ज़्यादा जिम्मेवारी से इसको पालन करना चाहिए। उस समय इतना गंभीर था मामला, आज तो ज़्यादा गंभीर है। प्रधानमंत्री जी, आपने जो अभी बात कही कि साहब धर्म के आधार पर बंटवारा और उसका दर्द ये देश झेल चुका है, बावजूद इसके चुनाव दर चुनाव धर्म की एंट्री हो जाती है, अब वोट जिहाद आ जाता है, मुसलमान आ जाता है, चुनाव बीत जाता है,
लेकिन वो जो समाज का ताना बाना सा है, बंधुत्व वाला, भाईचारे वाला, उसको वो थोड़ा कमज़ोर सा करता चलता है। मैं सिर्फ सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इन विषयों पर कभी चुनाव की गहमा गहमी से दूर अगर आप बैठकर विचार करते हैं तो इस देश के मुसलमान को लेकर आपको दया ज़्यादा आती है कि इसको हर बार वोट बैंक के नाम पर लॉलीपॉप पकड़ाई जाती है और ये धोखे में खुश हो जाता है, आपको गुस्सा आता है कि इसको हर बार वोट बैंक के नाम पर धोखा दिया जाता है और ये फिर भी सह रहा है धोखे को? मैं आपको मेरा अनुभव बताता हूँ। मैं उस दिन बहुत चौंक गया था जिस दिन देश के एक प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा। हमारे यहाँ पहले प्रधानमंत्रियों के लाल किले से बोलने की स्टाइल थी, हिंदू, सिख, ईसाई ऐसा बोलते थे, वर्णन करते थे। मैं हैरान हो जाता था, ये सबका अलग आइडेंटिफिकेशन किसको एड्रेस कर रहे हो तुम? क्या देश का प्रधानमंत्री ये नहीं कहता मेरे प्यारे देशवासी? मैं गुजरात में था तो मैंने शुरू किया 5 करोड़ मेरे गुजराती, मैंने टर्मिनोलॉजी शुरू की, धीरे धीरे सबको करनी पड़ी ताकि कोई इधर उधर भटके ना। सब मेरे हैं, सही बात है। उनको भी फील होगा हम गुजरात का भला करने के लिए हम गुजरात के नागरिक हैं। ये बात और मेरे यहाँ भी मैं 140 करोड़ मेरे देशवासी बोलता हूँ। शुरू में आया तब 120 करोड़ देशवासी बोलता था। हमने अपनी भाषा टर्मिनोलॉजी में एकता की तरफ जोड़ना चाहिए। आपने देखा होगा मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू बनाया है और मैं तो चाहूँगा कि आपके एबीपी की कोई बड़ी मीटिंग वहीं करनी चाहिए आप लोगों ने। जी देखेंगे ये दुनिया का सबसे बड़ा है वो तो एक बात है, लेकिन उसमें नाम रखा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्यों? तो सरदार साहब के साथ देश की एकता का मुद्दा जुड़ा हुआ है और मैं मानता हूँ कि एकता ये भाव निरंतर चलता रहे। अभी मेरी सरकार ने एक योजना बनाई इस बजट में 50 साल के लिए विदाउट इंटरेस्ट स्टेट को हम पैसे देते हैं ताकि आप अगर कोई डेवलप करें। उसमें एक मेरी योजना ये, अगर आप हर राज्य के कैपिटल में एकता मॉल बनाते हैं, एकता मॉल के पीछे मेरी कल्पना है उस एकता मॉल में हिंदुस्तान के हर राज्य की हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। यानी मुझे लखनऊ के एकता मॉल में गया और मुझे केरल की चीज़ चाहिए तो वहाँ मिल जाएगी। एकता का भाव बनना चाहिए। हम विघटन का भाव बना रहे हैं। जहाँ तक आपने जो चिंता व्यक्त की ये चिंता सही है। वोट जिहाद, कोई मदरसा से निकला हुआ कोई मौलवी बोल देता तो अभी भी मानते चलो भाई इसकी शिक्षा दीक्षा से। एक हाईली क्वालिफाइड फैमिली से वोट जिहाद की बात निकलती है तब चिंता बढ़ जाती है, कि ये गलत रास्ते पे जा रहा है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई छोटे मोटे लोग इधर उधर बोलने वाले कहीं पर भी मिल जाएंगे तो मैं उनके लिए शिकायत नहीं करता। और शाही परिवार के निकट परिवार, हाईली क्वालिफाइड फैमिली, उसने ये रास्ता अपनाना ये चिंताजनक है। तीसरी बात है, मैं अपना गुजरात का एक अनुभव बताता हूँ। अहमदाबाद में एक मार्केट है माणिक चौक में, बड़ा इंटरेस्टिंग मार्केट है। कोई इतनी भीड़ रहती है, आप साइकिल नहीं चला सकते, साइकिल हाथ में लेकर के नहीं जा सकते। पैदल भी चलना है तो आपको पार करते करते 15-20 मिनट लग जाएगी जी। और वो सारा का सारा व्यापारी मुसलमान है और सारा का सारा खरीदार हिंदू है। यानी 100% व्यापारी मुसलमान, 100% खरीदार हिंदू। बड़ा यूनिक सा है। तो मैंने 30-40 लड़कों को ट्रेन किया। मैंने कहा तुम लोग 3 दिन लगातार इस मार्केट में घूमते रहो और इनको जरा चिढ़ाते रहो, सब व्यापारियों को। ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछो, खरीद करने जाओ कभी, क्यों चाचा दिवाली कैसी है? तो जवाब क्या आते थे? है अरे भाई बहुत अच्छी दिवाली। फिर चिढ़ाओ जरा, अरे ये राक्षस बैठा है और तुम्हारी दिवाली ठीक है, मोदी बैठा है यहाँ, तुम क्या बात करते हो? मोदी के खिलाफ मत बोलो, इसकी माँ को पता चलेगा ना मुझे हमको खाना नहीं मिलेगा। तो बोले क्यों? बोले ये मेरा लड़का कभी दुकान नहीं आता था, ये मोदी है ना, बोले रेगुलर दुकान आता है। बोले पहले ये भटकता था, ये बोले ये बच्चा है ना, बोले छुट्टियाँ है तो आया है, पढ़ता है, बोले पहले पढ़ता नहीं था। तो सब तो उसकी माँ इतनी खुश है मोदी पर। ये मेरा 2002 की दिवाली का अनुभव है जी। ये एक यूनिक सोशल सेलिब्रेशन यानी है। जो मुसलमान समाज जी, मैं तो उसी बस्ती में बड़ा हूँ, मेरे घर के अगल बगल में 55 समाज के ही सब लोग हैं जी। जहाँ में मेरा जन्म हुआ।
इतने अच्छे सब उनके पास हाथ में इतनी अच्छा बढ़िया हुनर। स्किल है जी। हम इसको ताकत दें, देश का भला होगा। हम ही उनको गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं हमारी राजनीति करने के लिए। उनको उनके नसीब पर छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा करेंगे। ये जो उनके ठेकेदार बने हुए हैं ना, अब मुझे बताइए इतनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, किसने मुस्लिम लीडर पैदा किया मुझे बताइए। हिंदू लीडर हैं जो मुसलमान के ठेकेदार बने हैं। बाकी सब ये हिंदू लीडरों ने बिन साम्राज्य का चोला पहन करके इनको अपने कब्जे में रखा हुआ है। अब ये मुसलमान समाज को आत्मचिंतन करना चाहिए। दूसरा, एज ए गवर्नमेंट मेरा काम क्या है? देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, सबके लिए समान। हाँ, लेकिन मैं ये कहूँ सर किसी घर तो मैंने क्या कहा, मुझे अब चलना है 100% सैचुरेशन। मानो मेरे पास 4 करोड़ घर है और 4 करोड़ लाभार्थी की सूची है, तो मुझे कोई डिस्क्रिमिनेशन के बिना उन लाभार्थियों को मकान देना है। हो सकता है किसी को जनवरी में मिलेगा, किसी को मार्च में मिलेगा, लेकिन क्योंकि तुम इस जात के हो तो मिलेगा, उस जात के हो तो नहीं मिलेगा, इस धर्म के हो तो मिलेगा, उस धर्म के है तो नहीं मिलेगा, ये नहीं चलेगा। दूसरा, मैं जब 100% सैचुरेशन कहता हूँ तो सामाजिक न्याय की गारंटी है। मैं जब 100% सैचुरेशन कहता हूँ तो सेकुलरिज्म की गारंटी है। मैं जब 100% सैचुरेशन की बात करता हूँ तब ट्रांसपेरेंसी की गारंटी है, नो करप्शन। तो हर एक को मालूम है कि 3 महीने के बाद मिलना है, चल 1 रुपया मांगेगा नहीं दूंगा, मैं बैठा हूँ देखता हूँ, मोदी ने कह दिया मिलने वाला है। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो ये है, सबका साथ सबका विकास। ये सिर्फ नारा नहीं है जी, मेरी हर चीज में वो प्रैक्टिस है, हर चीज में। अब देखिए डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जी, 38 लाख करोड़ रुपीस हमने डीबीटी किया है। 38 लाख करोड़। अगर राजीव गांधी के हिसाब से मैं देखूं 1 रुपये में 15 पैसा पहुंचता है तो 38 लाख करोड़ में से 28 लाख करोड़ करीब करीब गबन हो गया होता, किसी पंजे ने मार लिया होता। आज 38 लाख करोड़ उसको पहुंचा है। आप इंस्टाग्राम पर से अब देख रहे हैं 1000 रील मिलेगी जब मुस्लिम समाज कहता है कि मुझे ये मिला, मुझे ये मिला, मुझे ये मिला। वो तो आंकड़ों में नजर आता है। हाँ। चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, जो मुसलमानों की इस देश में आबादी है, अगर लाभार्थी इन योजनाओं के देखा जाए तो मुसलमान तो उससे बहुत ज्यादा है, मतलब बढ़ चढ़कर उनको मिल रहा है। सबको मिला है जी, सबको मिला है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं मोदी जी जो पसंद और नापसंद की बात कहते हैं कि मुसलमान पसंद करता है, कुछ कहते हैं कि नहीं पसंद करते मोदी को। ये सवाल उठता है। ऐसा है कि लोकतंत्र में ये उसका अनिवार्य अंग है। अगर सब लोग मुझे पसंद करें तो वो लोकतंत्र कैसे हो सकता है? ये तो तरीका नहीं हो सकता। फिर तो वो मजबूरी है उनकी कि मुझे पसंद करना पड़े, मुझे वो नहीं चाहिए जी। जिस दिन वो कन्विंस हो जाए, जिस दिन उनको लगे कि हाँ यार हमारा भविष्य इसमें है। दूसरा, मुसलमान को भी समझना हो देश के भविष्य के साथ उसका भविष्य जुड़ा हुआ है। वो ये माने कि देश डूब जाएगा और बच जाएगा, वो होने वाला नहीं है जी। और देश बनेगा और मुझे घर बैठे मिल जाएगा तो एक स्थिति आएगी कि शायद न भी मिले, क्योंकि जो रुपया रुपये को खींचता है जी, जो फिर आगे निकल जाएगा। और इसलिए मैं उनको कहता पढ़ाओ भाई, बच्चों को पढ़ाओ, अवसर है। तुम मौका खो रहे हो फिर रह जाओगे जी। तुम्हारा काम है इसलिए मैंने एक मेरा बहुत पहले 2013 के इंटरव्यू, मैंने कहा एक हाथ में कुरान हो मुझे इतना नहीं, लेकिन एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। मुझे उनका भविष्य बनाना है, वो पीछे रह जाएंगे, मुझे दर्द है जी। दुनिया बहुत तेजी से आगे चली जाएगी और ये इसकी हमें चिंता कर। और मुझे बताइए साहब, कोई देश 10% का हो, 12%, जो भी हो, अलग अलग लोग आंकड़े बताते हैं, वे अगर अविकसित रह जाए, वे अगर समृद्ध न हो तो मेरा देश समृद्ध हो सकता है क्या? आपका शरीर है, वजन अच्छा है, ऊंचाई अच्छी है, सब मजबूत है, लेकिन एक हाथ जी नहीं है, अच्छे काम नहीं करता है, उसको स्वस्थ माना जाएगा क्या? सभी अंग स्वस्थ होने चाहिए। तो ये भी मेरे देश का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर वो अस्वस्थ होगा, मेरा देश कैसे स्वस्थ हो सकता है जी? जी।